जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम परिंदे नामक कहानी को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। कौन कौन से फैक्ट परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ठीक, सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है लतिका। कौन है? लतिका। लतिका इस कहानी के केंद्र में है। ठीक, लतिका क्या करती हैं कि मिस्टर गिरीश नेगी से प्रेम करती हैं। गिरीश नेगी से, गिरीश नेगी से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश इसकी गिरीश नेगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आजीवन ही किसी इनके अलावा किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में दखल करने का मौका नहीं देती, किसी को स्वीकार नहीं करती और अपनी जिंदगी को अकेलेपन का शिकार कर लेती है, अपनी जिंदगी को अकेलापन का शिकार बना देती है। ठीक, तो इस कहानी में और भी ऐसे पात्र हैं जिनकी अपनी अपनी कहानी है और अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम अब इसमें देखेंगे कौन कौन से फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी। ठीक, आगे देखो, लेखक की बात करें सबसे पहले तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो परिंदे कहानी किसने लिखी? निर्मल वर्मा। ट्रिक से याद करें, परिंदे कैसे हैं? परिंदे निर्मल होते हैं, उनके मन में कोई मेल नहीं होता। परिंदे कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं। इसके प्रमुख पात्र इस कहानी के वो हैं, प्रमुख पात्र लतिका हैं। ठीक, लतिका इस कहानी की नायिका हैं। ठीक, केंद्र बिंदु यही है। सुधा कौन है? एक एक पात्र है सुधा, जो हॉस्टल में लोकप्रिय लड़की है और 7 नंबर वाले कमरे में रहती हैं। तो ठीक, ये फैक्ट आपको याद में रखना है दोस्तों। 7 नंबर वाला कमरा किसका है? सुधा का। ठीक, जूली एक पात्र है, जूली हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। किसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया? जूली का। तो जूली का प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग जाता है। एक पात्र है इसमें दोस्तों, करीमुद्दीन। यह हॉस्टल का नौकर रहता है। मिलिट्री में यह अर्दली भी रह चुका है। मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, तो यह भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पात्र है डॉक्टर मुखर्जी, जो बर्मा बर्मा से भाग आए। क्यों? क्योंकि वहां युद्ध छिड़ गया था, इसलिए ये बर्मा से भागकर भारत आ गए और यहाँ इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगे। दोस्तों, ये कहानी है एक कॉन्वेंट स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है पूरी। कॉन्वेंट स्कूल है, इसमें ये सुधा और जूली ये तो छात्राएं हैं और इस कॉन्वेंट स्कूल में ये लतिका, मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट शिक्षक हैं। कोई किसका शिक्षक है, कोई किसका शिक्षक है। ठीक, तो ये स्टाफ है इस स्कूल के। और जब गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां आती हैं तो सब अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लतिका लतिका और कौन? डॉक्टर मुखर्जी, ये दोनों इस स्कूल में रुकते हैं। ये अपने घर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इनका घर पे कोई नहीं है चाहने वाला। ठीक, लतिका भी यहीं रुकती है और डॉक्टर मुखर्जी भी इसी स्कूल में रुकते हैं छुट्टियों में, अपने घर गांव नहीं जाते। अब डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी मर चुकी थी जब ये बर्मा से भाग कर आ रहे थे, तो रास्ते में इनकी पत्नी मर चुकी थी। ठीक, इसलिए इनका भी और कोई नहीं था परिवार में, तो ये भी यहीं पे रुकते थे। तो इनकी जिंदगी में बहुत अकेलापन था, ये बहुत नीरस जिंदगी जीते थे, यही इस कहानी में बताया गया है।
आगे देखो मिस्टर ह्यूबर्ट, एक पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट। ये संगीत शिक्षक हैं, पियानो बहुत मन से बजाते हैं। ये लतिका से प्रेम करने लगता है और लतिका को एक प्रेम पत्र भी लिख देता है। एक इस कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल है उसका नाम है मिस वुड। प्रिंसिपल कौन है? मिस वुड। मिस वुड, ठीक। अब मिस वुड का स्वभाव ऐसा है कि ये चिड़चिड़ा से कोई भी बात पर चिढ़ जाती हैं, इसलिए इसे ओल्ड मेड कह के भी पुकारते हैं। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा कि परिंदे कहानी में ओल्ड मेड किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रिंसिपल मिस वुड को। एक पात्र है दोस्तों गिरीश नेगी। यह कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था जिसे लतिका प्रेम करती थी। तो किसमें कैप्टन था? कुमाऊं रेजिमेंट में। एक पात्र है फादर एलमंड, ठीक, ये पादरी रहता है। अब इस कहानी का विषय देखते हैं। सभी पात्रों की अपनी एक व्यक्तिगत परिस्थिति है जिसका समाधान सभी चाहते हैं, लेकिन न ढूंढ पाने के कारण विसंगति के शिकार हैं। सभी का जीवन एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहा है कि हम कहां जाएंगे। यह वह प्रश्न है जो कहानी के केंद्र में है, शुरू से अंत तक बना हुआ है, ठीक। आगे देखो नामवर सिंह ने इस कहानी के बारे में क्या कहा है, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कि परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कहानी नहीं है, बल्कि नई कहानी, जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं, उसकी भी पहली कहानी है। यानी नई कहानी का जब दौर चला था तो उसकी पहली कहानी है कौन सी? परिंदे। ऐसा किसने माना? नामवर सिंह ने। नामवर सिंह और भी लिखते हैं इस कहानी के बारे में, कहते हैं कि स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है। एक तरफ से देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति चाहती हैं वो, स्मृति से मुक्ति चाहती हैं वो, उस खोज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। इन कहानियों में प्राय सभी व्यक्ति चरित्र अपने अतीत से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। यानी लतिका चाहती हैं कि मैं अपने अतीत को भूल जाऊं, मिस्टर ह्यूबर्ट चाहते हैं कि मैं भी अपने अतीत को भूल जाऊं, डॉक्टर मुखर्जी चाहते हैं कि मैं भी अपने अतीत को भूल जाऊं। तो सब अपना अतीत भूलना चाहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी की बात करें दोस्तों, तो ये एक ऐसे पात्र हैं इस कहानी में जो बार बार सिगार पीते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि परिंदे कहानी में सिगार कौन पीता है? तो कौन पीता है? डॉक्टर मुखर्जी, ठीक। प्रकाशन वर्ष दोस्तों आपको कमेंट में बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक। आगे देखो, अब कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। यानी वो लैंप लेकर हॉस्टल में घूम रही थी, देख रही थी कहीं कोई बाहर तो नहीं, कहीं कोई समस्या तो नहीं, इस तरह वह उसका चक्कर लगा रही थी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर के कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजे की चटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका ने कहा, भाई कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? तब जवाब आया कि लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसी ही उत्तर देना पड़ा। तो किसने कहा ऐसा कि लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम? तो किसने कहा था? सुधा ने। तो यह किसका कमरा था? 7 नंबर का सुधा का कमरा था। 7 नंबर कमरा किसका है? सुधा का। सुधा का कमरा था, इसलिए उसे उत्तर देना पड़ा। तब मैडम बोलती हैं कि तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? अब करीमुद्दीन इस हॉस्टल का क्या है? नौकर, ठीक। करीमुद्दीन कौन है? नौकर। तब वो कहती हैं कि कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब ना।
कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने में फैल गई। अब करीमुद्दीन का व्यक्तित्व ऐसा था कि उससे जो काम करने की कहते हैं वो बड़ी मुश्किल से करता था, कभी भूल जाता था या कुछ बहाने बना लेता था। इस प्रकार के किस्से उसके हॉस्टल में मशहूर थे। इसलिए जैसे उसने कहा कि कितनी बार कहा मैडम, उसे याद ही नहीं रहता, जिससे सभी आसपास की छात्राएं हंसने लगी। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। यानी जैसे ये पास होके निकल गई छात्राएं, फिर अगली छात्राएं आएंगी, तो उनमें भी किससे बराबर बना रहता था कि करीमुद्दीन आलस और काम चोर हैं, आलसी और काम चोर हैं। ठीक। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। तब उसने उसको कौन दिखाई दी? जूली। तो जूली भी महत्वपूर्ण पात्र है इसमें। अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो जूली? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? तब जूली बोली, हाँ मैडम कर दिए। फिर मैडम बोली, तो फिर? लतिका का स्वर खड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की और मुस्कुराने लगती है। सुधा बोलती है कि मैडम, अब कल से तो छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए हमने सबने मिलकर, इतने में वो हेमंती की तरफ मुस्कुराने लगती हैं। फिर बोलती हैं कि आज हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। तो क्यों इकट्ठा हो रही थी वे सब सुधा के कमरे में? क्योंकि हेमंती के गाने का प्रोग्राम था, हेमंती वहां पर गाना सुनाने वाली थी। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। गाना कौन सुनाने वाली थी? किसका गाने का प्रोग्राम था? हेमंती के गाने का प्रोग्राम था। ठीक। आगे देखो। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहां आकर उसने उनके मजे को किरकिरा कर दिया। यानी लतिका को लगा कि बेचारे बढ़िया महफिल जमा रही थी वे ये, लेकिन मैंने उसको आकर बिगाड़ दिया। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। तब फिर उसने कहा, तनाव को हल्का करने के लिए, कि मेरे संग स्नोफॉल देखने कौन कौन ठहरेगा यहां पर? तब फिर किसी ने कहा कि मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। तब मैडम बोलती हैं कि अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। मैं यहाँ इसलिए रुकती हूँ क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ की बरसात होती है, और बर्फ की बरसात देखना मुझे अच्छा लगता है। लतिका को लगा कि यह बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर को झटक दिया और जूली से कहा, जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। और ऐसा कह के वो कहते हैं कि वेल गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और गुड नाइट मैडम, गुड नाइट ऐसे कहते हुए कहानी आगे बढ़ गई। अब आते हैं डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट, और थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। क्यों? क्योंकि उसने अंधेरे में उजाला दिखा दिया था। आगे देखो। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट
सोपा और चायकोव्स्की के कंपोजिशन बजाएंगे। तो किसके कंपोजिशन बजाएंगे, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर मुखर्जी के कमरे में एक कंसर्ट होने वाला था जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चायकोव्स्की नामक धुन बजाने वाले थे। कौन कौन सी धुन बजाने वाले थे, सोपा और चायकोव्स्की वाली। तब लतिका कहती है कि डॉक्टर मुझे माफ करो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब डॉक्टर कहता है कि चलिए यह भी ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। ठीक। अब डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आधे बर्मी कौन थे, डॉक्टर मुखर्जी। ठीक। जिसके चिन्ह उसकी थोड़ी दबी हुई नाक, तो उसकी नाक कैसी थी, दबी हुई, और छोटी छोटी चंचल आंखें से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद, तो बर्मा पर किसका आक्रमण हुआ था, जापानियों का। बर्मा पर किसका आक्रमण हुआ था, जापानियों का। आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो कॉन्वेंट स्कूल में, हाइजीन फिजियोलॉजी। और ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो, हाइजीन फिजियोलॉजी। ठीक। और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में भी एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए उसकी पत्नी रास्ते में मर गई, लेकिन इस संबंध में वह किसी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। ठीक। आगे देखो, ह्यूबर्ट ने कहा, क्या कहा, पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरखधंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने। तो इसका सरमन सुनने के लिए स्पेशल सर्विस होती है, फादर एलमंड का सरमन सुनने के लिए। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुआते थे। तो इसमें विरोधी पात्र कौन है एक दूसरे के, एलमंड, फादर एलमंड और डॉक्टर मुखर्जी एक दूसरे के दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही दो प्रोग्राम होते हैं। क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस, उसके बाद दिन में पिकनिक। तो हर साल स्कूल बंद होने के दिन ये कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, स्पेशल, चैपल में स्पेशल सर्विस, और उसके बाद दिन में पिकनिक। डॉक्टर ने पूछा, मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोपा का नॉकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा। यानी उसने सोपा की धुन बजाना स्टार्ट कर दी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँगने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। तो सिगार कौन पीता है, डॉक्टर मुखर्जी मुखर्जी मुखर्जी। ठीक। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कहानी में सिगार कौन पीता है, डॉक्टर मुखर्जी। ठीक। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है। और लतिका सोच रही थी, क्या सोच रही थी, कि लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोंपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज यानी बेकार वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, क्या याद आया, कि कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र किसे मिला, लतिका को। तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है कि लतिका को प्रेम पत्र किसने लिखा, ह्यूबर्ट ने। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई, किंतु भीतर भीतर प्रसन्नता भी हुई। क्यों,
क्योंकि उसे लगा कि उसकी उम्र अभी भी बीती नहीं है, वह अभी भी दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ऐसा किसे लगा? लतिका को। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है, ऐसा लतिका ने कहा और बिना वाक्य पूरा किए वह चली गई। कुछ देर टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही, यानी सब चुप्पी छा गई एकदम से। मोमबत्तियां बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। तो किसने कहा ऐसा? ये कथन दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। किसका कथन है ये है डॉक्टर मुखर्जी का। ठीक। मैं कभी कभी सोचता हूं, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर में यहाँ पड़ा हूं, यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना कितना खौफनाक है? तो एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना कितना खौफनाक है, यह कथन भी किसका है? यह भी मिस्टर डॉक्टर मुखर्जी का है। ह्यूबर्ट विस्मित सा, यानी आश्चर्यचकित होते हुए डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते हैं। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर बोला, तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब, कौन सा क्लब? बिला नागा क्लब में जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा, लतिका की जान पहचान गिरीश नेगी से कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? बिला नागा क्लब में। ठीक। फिर मिस्टर ह्यूबर्ट पूछता है कि कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। तो गिरीश नेगी कौन था? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लतिका, वह तो बच्ची है, पागल है, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया, लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? ये बात किसने कही? ये पूछा प्रश्न किसने? डॉक्टर डॉक्टर मुखर्जी ने। ठीक। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूं डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। यानी डॉक्टर सिगार पी रहा था वहां पर। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा था। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। मिलिट्री में अर्दली कौन रह चुका था? करीमुद्दीन। इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि अटेंशन की मुद्रा में कौन खड़ा रहता था? कौन रहता था? करीमुद्दीन। क्यों? क्योंकि वह मिलिट्री में रह चुका था। आगे देखो, आप छुट्टियों में इस साल भी नहीं यहीं रहेंगी मेम साहब, ऐसा किसने कहा? करीमुद्दीन ने। तब मेम साहब कहते हैं कि दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। फिर करीमुद्दीन कहता है, क्या मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तब मेम साहब कहते हैं कि तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ या पानी दरारों से टपकता रहता था।
आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड यानी प्रिंसिपल के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। ठीक, उनके गदोले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। तो एक फैक्ट ये भी है दोस्तों, किसका कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था? तो मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। ठीक, आगे देखो। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूम इस्तेमाल करती थी। यानी मिस वुड ऐसी महिला थी कि सर्दी में जब वो छुट्टियों में घर जाती थी, लेकिन उस समय लतिका तो वहां पर रुकती थी। अब मिसवुड के कमरे में बिना आग जलाए भी ऐसी गर्मी सी रहती थी, वहां ठंड बहुत कम लगती थी। तब लतिका सोचती है कि कैसी औरतें हैं, अगर जा ही रही है तो चाबी मुझे दे जाए, मैं सो लूं उस कमरे में, इस मेरे कमरे में तो ऐसे ही ज्यादा ठंड लगती है। तो इस तरह सोच रही थी वो। तभी आवाज आती है थोड़ी देर बाद, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, इस तरह। कैंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्तियों में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवार से टकराकर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। तो कॉन्वेंट स्कूल के पास कुमाऊं रेजिमेंट भी था, सिपाही की छावनी थी वहां पर। अंदर क्या चल रहा था? ब्लेसेड आर द माइक, फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खंकारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सरमन ऑफ द माउंट कौन पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहे थे? फादर एलमंड। ठीक। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर आश्चर्यचकित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह उठ जाए तो ऐसा सोचती थी कि अगर धोखे से मान लो चोगा उठ जाए तो क्या हो। इस तरह वो हंसी मजाक की बातें सोचती थी, इसके बारे में, पादरी के बारे में, उनके पोशाक को देखकर। अब आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण, संगीत शिक्षक कौन है? ह्यूबर्ट। संगीत शिक्षक कौन है? ह्यूबर्ट। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कोयर के संग पियानो बजाना पड़ता है। तो किसके संग पियानो बजाता है? वो कोयर के संग हर साल बजाता है स्पेशल सर्विस के दिन। स्पेशल सर्विस क्या है दोस्तों? जब भी छुट्टियों के दिन आते हैं तो एक दिन उसमें एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें फादर एलमंड सरमन ऑफ द माउंट पढ़ते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट कोयर के संग पियानो बजाते हैं, और भी कुछ गतिविधियां इसमें होती हैं, पिकनिक होती हैं, इस तरह की ये चीजें होती हैं। ठीक। डॉक्टर ने कहा, बड़ा झक्की आदमी है भाई तू। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना कर दिया, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए, फिर भी चला आया। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो आई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। ठीक। एक पगली सी स्मृति। गिरीश गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हेट लिए खड़ा है। किसकी स्मृति में? एक पगली सी स्मृति, यानी लतिका बेटी बेटी सोचने लगती है कि गिरीश उसका प्रेमी एक हाथ में मिलिट्री की खाकी हेट लिए खड़ा है। चार्ल्स वॉयर यह नाम उसने रखा था। वह झेंप कर हंसने लगी। तुम्हें तब
लतिका कहती है कि तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया, मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरती, यानी ऐसा उसके बारे में सोचती थी, ऐसे सोचती थी मन में, किसी दिन उससे ये बात कहूंगी। सोचा था कभी कहूंगी, पर वह कभी कभी नहीं आया, यानी उससे पहले ही उसकी ग्रिसनेगी की मौत हो चुकी थी। और बैठी बैठी सोच रही थी, उसे याद आ रही थी कि ग्रिस ने चिढ़ाते हुए कहा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसका यह नाम ग्रिस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। तो ग्रिस ने लतिका को चिढ़ाने के लिए क्या नाम रखा था, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा, गिरीश नेगी ने मिस लतिका को चिढ़ाने के लिए, अपनी प्रेमिका को चिढ़ाने के लिए क्या नाम रखा था लतिका का नाम? तो ऑप्शन में रहेगा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, तो वही आपको चुनना है। ठीक, लतिका सुनो। तब लतिका कहती है न, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है, वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, बल्कि वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। ठीक, सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हुआ, यानी पहले पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे थे वो, झूला देवी के मंदिर पर, लेकिन बारिश का मौसम हो गया, इसलिए वहां का ट्रिप उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी, यानी अब पिकनिक के लिए कहाँ गई वो, मिडोज में। ठीक, सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा, केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। यानी ऐसा कहा था कि मिडोज में हम पिकनिक करने चलेंगे, लेकिन अपना टिफिन अपने हॉस्टल से बांध कर ले जाना है, वहां केवल आपको चाय मिलकर बनाकर दी जाएगी और कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक, फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चेपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? ऐसा सवाल किसने कहा? फादर एलमंड ने। तब किसी ने जवाब दिया कि पिछले 2-3 साल से मिस लतिका ही रह रही हैं। तब फादर एलमंड कहता है, और डॉक्टर मुखर्जी वो भी तो रहते हैं। फादर का ऊपरी होठ तनिक खिंचाया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते क्या? ऐसा बोलता है डॉक्टर मुखर्जी से। 2 महीनों की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है फादर, मिस वुड ने कहा हंसते हुए कि 2 महीने की छुट्टी में बर्मा जाना बहुत कठिन है फादर, इसलिए वो भी यहीं रुक जाता है। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं। अब कौन बोल रहा है? फादर एलमंड। कि आप क्या सोचती हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। मिस वुड ने कहा, लेकिन फादर यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती हैं। तब फादर एलमंड कहता है कि मैं नियमों की बात नहीं कर रहा, मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ अच्छी नहीं है। यानी मिस लतिका डॉक्टर के साथ अकेली रहेंगी। डॉक्टर के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर अच्छा आदमी है, इसे डॉक्टर के साथ नहीं रुकना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? फादर एलमंड। तब तब क्या होता है? मिस वुड कहती है कि फादर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मिस लतिका बच्ची थोड़ी है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में दकियानूसी की भावना रखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पटती। किसकी? फादर एलमंड की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फादर एलमंड और डॉक्टर मुखर्जी एक दूसरे के विचारों में
विरोधी हैं, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं पटती इधर। इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहता था। कौन? फादर एलमंड। अब ह्यूबर्ट ने कहा, हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका ने कहा कि हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर देखा पीछे। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। तब ह्यूबर्ट कहता है कि आप अभी यहीं हैं? तब ह्यूबर्ट लतिका कहती हैं कि उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? तब मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है कि अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूंगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा, क्या आप स्कूल की ओर जा रही हैं? तब वो कहती हैं कि हाँ जा रही हूँ, चलिए तुम भी। तो दोनों साथ में चलने लगते हैं स्कूल की तरफ। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ठीक। तो दोस्तों, ये चीड़ के पेड़ का वर्णन बार बार आया है। कॉन्वेंट स्कूल के आसपास किसके पेड़ ज्यादा हैं? चीड़ के पेड़। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्वेंट स्कूल के पास किसके पेड़ अधिक हैं? प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब देना है चीड़ के पेड़ वहां पर ज्यादा हैं। ठीक। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर यानी इधर उधर कर देता था और तब वे चलते थे। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अब लतिका मिस ह्यूबर्ट से पूछती है कि कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी क्या? तब ह्यूबर्ट कहता है कि आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूं क्या? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आवाज था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। यानी हर कोई मेरे से पूछता है कि तेरी तबीयत कैसी है, क्या मैं इतना बीमार दिखाई देता हूँ क्या? इस तरह वो परेशान था सोच सोच कर। तब लतिका कहते हैं, नहीं मुझे तो पता भी नहीं चलता, वह तो करीमुद्दीन कह रहा था आपके बारे में कि अभी मिस्टर ह्यूबर्ट की तबीयत खराब है। लतिका कुछ हतप्रभ अप्रतिभ सी हो गई। तब लतिका इस माहौल को उसको तनाव को जो उसके मन में आ गया था मिस्टर ह्यूबर्ट के मन में, उसको कम करने के लिए उसने कहा कि कोई कोई खास बात नहीं। वह पुराना दर्द शुरू हो गया था। यहाँ तो मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा कि कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। ठीक। अब लतिका कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था क्या? तब वो कहते हैं कि वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती, हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। यानी मिस्टर ह्यूबर्ट अजीब सी बातें करते हैं, ऐसा कहना चाहता है वो। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो भला इसकी क्या जरूरत है? बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, आजकल का मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी भी बीमार हो जाते हैं। ऐसा किसने कहा? लतिका ने। तब ह्यूबर्ट कहता है कि यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका, डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया था। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाता है। तब लतिका कहती हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? कल आप दिल्ली जा रहे हैं? बहुत अरसे पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी जब मैं दिल्ली गई थी। न जाने कितने बरस बीत गए उस बात को। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ है। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा, लतिका की मौसी का विवाह कौन से शहर में हुआ था? मुंबई, दिल्ली, आगरा? तो कौन से शहर में हुआ था? दिल्ली में। ठीक। वे दोनों फिर चलने लगे। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। तो स्कूल के आसपास कौन से पेड़ थे? चीड़ के पेड़। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। यानी अब वो मीडोज में चले गए पिकनिक के लिए। अब डॉक्टर मुखर्जी वहां भी क्या पी रहा है? सिगार। अब सिगार पीते वक्त वो क्या करता है कि जैसे वो माचिस के तीले से जलाता है, उसको ऐसे ही फेंक देता है जला के।
तब मिसुड कहती हैं, डॉक्टर मुखर्जी आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिसुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल्स में जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार जलाकर सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर में फेंक दी थी। उसने क्या किया, सिगरेट अपने मुंह में रखी और माचिस निकाली और उसने जलाया और उसको जलती उस तीली को चीड़ के पत्तों में फेंक दिया। तब मिसुड को गुस्सा आया कि आप तो इसे पूरा जंगल जला देंगे, थोड़ा ध्यान तो रखिए। वे घास पर लेटे लेटे सिगार पी रहे थे। कौन? डॉक्टर मुखर्जी। तब डॉक्टर मुखर्जी दार्शनिक सी बातें करने लगते हैं कि जंगल की आग कभी देखी है मिसुड आपने? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती हैं। एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है क्या? जंगल की आग। तब मिसवुड पूछती हैं कि आपने कभी देखी डॉक्टर जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? मिसवुड ने पूछा, मुझे तो बड़ा डर लगता है। किसने कहा? डॉक्टर ने। क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था मैंने। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम मिलते हैं। तब मिसवुड पूछती हैं कि आपने कहां देखा डॉक्टर? तब वो जवाब देता है कि लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा है। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। बर्मा के तो थे ही डॉक्टर मुखर्जी, लेकिन बर्मा में कौन से शहर में रहते थे? तो बर्मा में उनका शहर था रंगून। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बर्मा के किस शहर में डॉक्टर मुखर्जी रहा करते थे, यह प्रश्न बनेगा। तब आपको जवाब देना है कि रंगून शहर में रहते थे। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर उसने पूछा, मिस वुड ने, आपका घर क्या वह भी जल गया था क्या? डॉक्टर कुछ देर तक चुप लेटा रहा, चुपचाप। तब बोला, हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहां आकर उम्र काटनी होगी? यानी मिस वुड पूछ रही थी कि क्या आपने कभी सोचा है कि अब कभी बर्मा जाएंगे? तब वो कहता है कि सोचने की क्या पूछती हो मिस वुड, कभी भी कुछ हो सकता है और पहले से उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जब लड़ाई नहीं हुई थी तो पहले हमने ये भी नहीं सोचा था कि हमको इस तरह जिंदगी काटनी पड़ेगी, लेकिन घटना कब से कब कौन सी घटना घट जाए उसका कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। ठीक, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। तुम चाहे कितने बरस रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। तो ये कथन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और किसने कहा, प्रश्न बनेगा कि कि ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन मिस वुड ने कहा था डॉक्टर मुखर्जी से। क्या कहा था? लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। तभी बगल में जो छात्राएं खेल रही होती उनका दृश्य आता है कहानी में। एक मेरी नाम की छात्रा, मेरी नाम की छात्रा। ठीक, तो छात्राओं के नाम कौन कौन से नाम आ गए? एक तो सुधा का नाम आ गया। ठीक, एक जूली का नाम आ गया। सुधा का कमरा था 7 नंबर का। ठीक, और जूली का प्रेम पत्र मिलता है लतिका को। एक हिमंती है जिसका गाने का प्रोग्राम था। ये छात्राएं जिनका नाम इस कहानी में आया है हिमंती। अब एक नाम आया है मेरी का। ठीक,
मेरी का नाम आ गया है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, कौन कौन सी छात्राओं के नाम इसमें आए हैं। मेरी, व्हाट डू यू वांट, दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल आंखें ऊपर उठाई, लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी खिंचता चला जाता था। तो दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो मेरी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती थी? दूसरे स्टैंडर्ड में। ठीक, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा, मेरी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती थी? तो दूसरे स्टैंडर्ड में। ठीक, तब मेरी कहती है, आई वॉन्ट ब्लू, यानी कोई नीली चीज मुझे चाहिए। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। यानी ये एक गेम खेल रही थी, एक खेल खेल रही थी। जो जिसका नाम लेता उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। मेरी ने कहा मुझे नीली वस्तु चाहिए, तो नीली वस्तु, सभी लोग नीली वस्तु ढूंढने के लिए इधर उधर भगने लगते हैं। लतिका ने जूली से कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। यानी मीडोज में जब वो पिकनिक पे गए तो वो लतिका के पास चली गई और लतिका की खबर लेने लगी। लतिका ने कहा, जूली मैंने तुमसे कहा था कल कि मेरे पास आना मुझसे मिलने। तब जूली ने कहा, मैडम मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। तब लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर कुछ देर के लिए बैठी रही थी। तब फिर लतिका कहती कि जूली तुमसे कुछ पूछना था, तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। लतिका ने अपनी जैकेट से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। तब फिर उसने पूछा लतिका ने कि यह चिट्ठी किसकी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप पर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। तब जूली बहाना बनाती है कि थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। तो क्या बहाना बनाया कि ये पत्र मेरे भाई का है जो झांसी में रहता है। ठीक, जूली, अब लतिका जिद करती है कि जूली लाओ लिफाफे को इधर दो, मैं मेरे को देखने दो किसका पत्र है। तो जूली जरा मुझे लिफाफा दिखाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कशा हो गया, यानी गुस्से में बोल रही थी वो। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं क्या? ऐसा लतिका ने पूछा। जूली इस बार कुछ नहीं बोली, उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। तब जैसे ही वो पत्र को खोलती हैं तब लतिका कहती है कि ये क्या है? जूली का चेहरा सफेद फक पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। मुहर लगी थी, मतलब कुमाऊं रेजिमेंट की उस पर। अब लतिका उसकी ओर घूर रही थी। तब लतिका कहती है कि कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी। उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिर आया। अच्छा अभी तुम जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। ऐसा किसने कहा? लतिका ने। फिर लतिका सोचने लगी, क्या मैं खसूट बुढ़िया से कम हूं? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूं? अपने आप से पूछ रही है कि मेरी जिंदगी में तो अब कोई चाहने वाला नहीं है, लेकिन क्या मैं दूसरों की जिंदगी को भी अपनी तरह नीरस बनाने पर तुली हूं? उनको उनको प्रेम करने से रोकने की कोशिश कर रही हूं। शायद कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने में छिपाए रहती हैं। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए हैं, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती हैं। एक दर्द जो आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। तो
लतिका सोच रही हैं कि जिस पहले परिचय से, जिस पहले प्रेम का जो अनुभव होता है, उससे जो आनंद मिलता है, उस आनंद को मैं जूली को प्राप्त करने नहीं दे रही, उसको मैं उसके रास्ते में अटकाव पैदा कर रही हूँ। क्या ये करना ठीक है? इस प्रकार लतिका सोचती हैं। ठीक। लतिका को लगा कि जो वह याद करती हैं वही भूलना भी चाहती हैं, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती हैं तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथ से छीनने के लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए हो जाएगा। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मीडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां, यानी इधर उधर खेल रही लड़कियां, मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी, यानी सब प्रिंसिपल के पास आ गई। मिस वुड कुछ लड़कियों को की टोली के संग आगे निकल गई, यानी वो स्कूल की तरफ रवाना हो गई। फिर लतिका डॉक्टर से मिलती हैं, डॉक्टर को देखती हैं तो डॉक्टर से कहती हैं कि पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर, कहीं दिखाई नहीं दिए। तब डॉक्टर कहता है कि दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग, मेरा मतलब मिस वुड मेरे पास बेटी थी, ऐसा कहा उसने। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। अब डॉक्टर मुखर्जी लतिका से मजाक करने के मूड में है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों को चबाने लगता है और वैसे ही करने लगा था वो मजाक करते समय। तब जूली लतिका कहती है कि क्या कहती थी? शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से मैं बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि मेरी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। ये कथन किसका है, किसके बारे में है? ये कथन डॉक्टर मुखर्जी का अपने बारे में है। ठीक। डॉक्टर डॉक्टर मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए क्या? लतिका ने पूछा। तब डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे और उसने कहा कि मैंने उन्हें आने से मना कर दिया। तब लतिका पूछती है कि क्यों मना कर दिया भाई? फिर उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि मिस्टर ह्यूबर्ट की छाती का दर्द मामूली दर्द नहीं है। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूं, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली गई। जब लतिका अपने कमरे में गई उस समय उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस बंप कर रहा था। तब कौन पूछता है? करीमुद्दीन पूछता है कि पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तब मेम साहब कहती तुम क्यों नहीं आए, सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। फिर उसने कहा कि मैं चला जाता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता। तो ये जो तीमारदारी शब्द आया है ना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा तीमारदारी का अर्थ क्या होता है? तीमारदारी का अर्थ होता है कि सेवा करना, यानी मैं जब पिकनिक पे चला जाता तो मिस्टर ह्यूबर्ट की सेवा कौन करता। तो एक फैक्ट ये भी है दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि पिकनिक में कौन कौन नहीं गए, तो कौन कौन नहीं गया? एक तो करीमुद्दीन नहीं गया। ठीक। एक तो करीमुद्दीन नहीं गया और दूसरा मिस्टर ह्यूबर्ट नहीं गए, मिस्टर ह्यूबर्ट भी नहीं गए, मिस्टर ह्यूबर्ट भी नहीं गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन पिकनिक में नहीं गए थे। ठीक। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता और फिर सहसा आवाज धीमी पड़ जाती। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया। उसकी एक बांह जंगले के नीचे लटक रही थी और
दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों से जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट, डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। अब ह्यूबर्ट ने पूछा, डॉक्टर हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत में टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट, डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर उसने गुस्से पर ही उसे खीज सी हो गई। वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ड- तब ह्यूबर्ट बोलता है कि डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई। फिर लतिका ने पूछा डॉक्टर मुखर्जी से कि आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, लतिका ने कहा। तब डॉक्टर कहते हैं कि वही कहा जो सब जानते हैं, लेकिन ह्यूबर्ट को नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे बता दिया। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है। ये कथन आ गया कि वैसे अपनी हम सब की अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उसे चिपका रहता है। तो ये कथन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्काए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह से लिपटे रहना भी गलत है। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों कथन किसके हैं? ये कथन है डॉक्टर मुखर्जी के। प्रश्न बनेगा, इन दोनों कथनों को दे देंगे कि ये कथन किसके हैं। ठीक। लेकिन डॉक्टर लतिका का गला रूंध आया। क्या मिस लतिका? फिर वो बोली, डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती हैं। तो ये कथन भी महत्वपूर्ण है। और ये किसने कहा? ये मिस लतिका का कथन है। ठीक। तो इस पेज में 3-4 महत्वपूर्ण कथन आ गए, आपको ध्यान में रखना है। तब उसने कहा कि यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई है। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंच आई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली गई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा वही नीला नीला लिफाफा और निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। दोस्तों, अंत में लतिका को लगा और उसने वह लिफाफा उसको वापस सौंप दिया कि इससे इसके प्रेम में हमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।